So today we will be studying about the recombinant DNA technology or the genetic engineering. So बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर करते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी या आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, इट अलाउ टू ट्रांसफर द डीएनए आर्टिफिशियली फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली. देन इसके स्टेप्स क्या होंगे, जो भी आइसोलेटेड हमको डीएनए चाहिए या स्पेसिफिक जीन चाहिए उसको हम आइसोलेट करेंगे. देन इसको हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है. तो इसमें दो तरीके के एंजाइम यूज होते हैं, एक तो न्यूक्लियस एंजाइम होता है. तो न्यूक्लियस एंजाइम आपका दो टाइप का होता है, एक तो एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डीएनए को कट करता है, एंडोन्यूक्लियस जो है वो इन बिटवीन द डीएनए कट करता है. ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस, इट्स अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस. ये जब आइसोलेट करा गया था तो ई कोलाई में क्या करा था, रेस्ट्रिक्ट करा था रेप्लिकेशन को, तो इसलिए इसका नाम हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करा. एंड स्पेसिफिक इसकी क्या फाइंडिंग होती है कि ये रिकॉग्नाइज करता है आपकी पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस को. पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस क्या होती है, इन्वर्टेड सीक्वेंस जो कि 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, आइडेंटिकल होती है जब हम अपोजिट डायरेक्शन में रीड करेंगे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस. देन जब रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस आपको डिजायर्ड डीएनए को कट कर देगा, फिर जो हम सेलेक्ट करेंगे एक वेक्टर, ठीक है, जो कि आपको कैरी करेगा डीएनए. सो वेक्टर में भी पर्टिकुलर कट कर देगा एंडोन्यूक्लियस. फिर डीएनए और वेक्टर बाइंड होंगे थ्रू द एंजाइम लाइगेज. फिर जो आपका पर्टिकुलर होस्ट सेल है उसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे. देन फिर हम उसको डिजायर्ड सेल में पहले तो उसका क्लोन बनाएंगे, देन फिर उसके डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में उसको ट्रांसफर कर देंगे. तो ये आपका प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ठीक है. तो आपका डिजायर्ड जीन है, जनरली हम वेक्टर एज अ प्लाज्मिड यूज करते हैं, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज करते हैं. तो ये डिजायर्ड प्लाज्मिड है, इसमें एंडोन्यूक्लियस एक्ट करा तो उसने कट कर दिया, फिर इन दोनों को लाइगेट करा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया. फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में ट्रांसफर हुआ, देन फिर उसका मल्टीप्लाई करके वेरियस कॉलोनीज हमने डेवलप कर दी. फिर हम देखेंगे कि जो वो है डिजायर्ड जीन जिसको हम चाह रहे थे वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है. तो इसमें टूल वेक्टर डीएनए जो कि आपका कैरी करेगा इंटरेस्ट ऑफ जीन. देन रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस जो स्पेसिफिक साइट पर कट करेगा, लाइगेज बाइंड करेगा, देन हम होस्ट सेल में उसको ट्रांसफर करेंगे, देन इनको पर्टिकुलर कल्चर के अंदर उसको डेवलप करेंगे एंड देन उसको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है. ये अगेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. देन इस तरीके से आपके पास मल्टीपल क्लोन्स आ जाएंगे. देन आपका एंजाइम इसमें यूज होता है, एंजाइम वेक्टर होस्ट एंड डीएनए क्लोन. एंजाइम है आपका रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो इसलिए इसको सीजरिंग एंजाइम्स भी कहते हैं क्योंकि ये एज अ सीजर की तरह एक्ट करता है. और ये दो तरह के कट प्रोड्यूस करता है, एक तो ब्लंट कट और एक स्टिकी एंड. ब्लंट कट यदि मतलब साइमल्टेनियसली दोनों स्ट्रैंड को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो उससे आपका ब्लंट कट बनेगा, ठीक है. एंड स्टिकी एंड मींस अनइवन कट है, अलग अलग साइड पे कट कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्टिकी एंड, ठीक है. रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस जो है वो एक पर्टिकुलर साइड पर ही कट करता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफिक. देन हम जो एंजाइम है उसको कैसे नंबर करते हैं. जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है दैट इज द जीनस ऑफ द एंजाइम. देन सेकेंड आपकी स्पीशीज होती है, थर्ड आपका जो होता है वो क्या होता है, फोर्थ आपका नंबर होता है, थर्ड उसका स्पेसिफिक जो एक्शन होता है जो कैरी करता है वो होता है. तो इस तरीके से हम एंजाइम को नंबर करते हैं. अब ये जो हेपा एंजाइम है ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये आपका ब्लंट एंड बनेंगे,
ठीक है, अब ये इस तरीके से आपके स्टिकी एंड बनेंगे दोनों अलग अलग पॉइंट पे। तो दिस इज द स्टिकी एंड। देन जो आपका ज्यादातर आपका इकोलाई यूज होता है, इकोलाई का है स्टर्चिया इज द जेनरिक एंड स्पीशीज है आपका कोलाई, तो स्टर्चिया कोलाई। देन ये इसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस है, रेस्ट्रिक्टिव सीक्वेंस। देन आपका बेसोफिलस माइलो लिक्विफिलस भी होता है, एच इन्फ्लुएंजा भी होता है, मीन्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये आपके वेरियस रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस होते हैं। जनरली आपका स्टर्चिया कोलाई R1 यूज होता है और दूसरा होता है हिंद 3 यूज होता है। 3 जो न्यूमरिक नंबर है वो सीक्वेंस ऑफ डेरिवेशन होते हैं, मीन्स आपका जो स्टर्चिया कोलाई है वो फर्स्टली आइडेंटिफाई रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस है, इसलिए फर्स्ट है। जो आपका हिंद है दैट इज सीक्वेंस में थर्डली आइडेंटिफाई है, तो इसलिए हम थर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर साइट पर ही बाइंड करेगा और ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कॉमनली यूज्ड एंजाइम्स होते हैं आपकी, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। देन न्यूक्लियस है जो कि आप क्या करेगा, शॉर्टनिंग करेगा डीएनए, लाइगेज बाइंड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की कॉम्प्लीमेंट सिंथेसाइज करेगा, आरएनएज क्या करेगा, जो टेम्पलेट आरएनएज क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोड्यूस करेगा, सॉरी डीएनएज। देन आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा फॉस्फेट ग्रुप, रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस डबल स्टैंडर्ड को कट करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। ठीक है, आरएनएज 1 जो था वो क्या करेगा, क्लीव करेगा और डाइजेस्ट करेगा आरएनए को। ठीक है, और आरएनएज H जो है जो कि क्लीव डाइजेस्ट करेगा डीएनए आरएनए के कॉम्प्लेक्स को। देन टैग पॉलीमरेज आपका पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में यूज होता है। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन मीन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन। ठीक है, देन टर्मिनल ट्रांसफरेज जो कि क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड एंड पे आपका 3' एंड पे आपका ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड, तो ये टर्मिनल न्यूक्लियस था। अब क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए अलग अलग वेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो डिजायर्ड जीन को कैरी करने के लिए एक मीडियम यूज होता है जिसे हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, फर्स्ट तो कि वो इजिली रेप्लिकेट हो जाना चाहिए होस्ट सेल के अंदर। दूसरा कि इसके अंदर प्रॉपरली रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस के स्टिकी नोट्स होनी चाहिए ताकि डीएनए प्रॉपरली बाइंड कर सके। फिर वेक्टर ऐसा होना चाहिए कि हम होस्ट के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि हम ना काम क्या है कि पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन, तो यदि हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे वेक्टर को, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो जीन पर्टिकुलरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा है इट कैन बी इजिली स्मॉल एंड इजिली आइसोटोलेबल, उसे हम इजिली रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, तो इसमें अलग अलग वेक्टर्स यूज होते हैं, प्लाज्मिड होता है, कॉस्मिड होता है। ठीक है, देन इसके अंदर ओडी सीक्वेंस होती है, जाकि क्या करता है, ओडी सीक्वेंस के कारण ये इजिली रेप्लिकेट करता है इन द होस्ट सेल। सो फर्स्ट है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है कि ये जो है इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है कि इजिली रेप्लिकेट हो जाता है एंड प्लाज्मिड की कंपैरिजन में ये ज्यादा अमाउंट ऑफ बेस पेयर कैरी कर सकता है। अब जो कॉस्मिड होता है वो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के गुड कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करता है, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है, देन इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है और इजिली रेप्लिकेट कर सकता है एंड ज्यादा अमाउंट ऑफ बेस पेयर कैरी कर सकता है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स में आपके ह्यूमन क्रोमोसोम वेक्टर्स आते हैं, ईस्ट क्रोमोसोम वेक्टर आते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम वेक्टर आते हैं जो लार्जर अमाउंट ऑफ डीएनए कैरी कर सकते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमको पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए, तो वो वेक्टर क्या करता है, पर्टिकुलर डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन कैरी करता है ताकि हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट अचीव हो। ठीक है, तो ये वेरियस वेक्टर्स हैं जो कि इतने नंबर ऑफ डीएनए, फॉरेन डीएनए कैरी करते हैं। ठीक है, तो फेज जो होता है आपका स्मॉलर अमाउंट ऑफ डीएनए कैरी करता है। देन प्लाज्मिड जो होता है वो लार्जर अमाउंट ऑफ 300 किलो बेस पेयर्स जो है वो कैरी करता है। तो जनरली हम प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज करते हैं इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है,
तो ये आपका प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है और ये बैक्टीरियल और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। ये स्मॉल बेस पेयर कैरी करता है, वो लार्ज बेस पेयर कैरी करता है। ठीक है, अब ये प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है जिसमें वेरियस रेजिस्टेंस है। ओरी इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पे वो पर्टिकुलरली रेप्लिकेशन को, ताकि वो ढोस से बाइंड कर सके। देन MPR इज द, जो एम्पिसिलिन एक ड्रग होती है उसकी रेजिस्टेंस है, और TR रेजिस्टेंस मीन्स टेट्रासाइक्लिन, इट इज ऑल्सो एन एंटीबायोटिक जिसकी रेजिस्टेंस है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो उसमें हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को हटा देंगे एंड वहां पे DNA अटैच कर देंगे, तो आपका डिजायर्ड क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन सेंसिटिव होगा। एम्पिसिलिन सेंसिटिव होगा, इसका मतलब एंटीबायोटिक जो है वो आपके बैक्टीरिया को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। रेजिस्टेंस, यदि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो पर्टिकुलर एंटीबॉडी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। ठीक है, तो सेंसिटिव हो जाएगा, तो एम्पिसिलिन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी आपकी पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल को। देन होस्ट में आप प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स ले सकते हैं। देन जब हमारा बाइंड हो गया, उसके बाद हम किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जिसमें आपने डायरेक्टली वेक्टर लिया एंड वेक्टर को इन्फ्यूज कर दिया होस्ट सेल में। देन कंजुगेशन में क्या है, 2 लिविंग बैक्टीरिया लेंगे जो कि साइटोप्लाज्मिकली एक दूसरे से बाइंड करेंगे एंड बैक्टीरिया से एक DNA दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा, और वहां पे वो या तो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर देगा या उसी बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करेगा। देन इलेक्ट्रोफोरेशन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो आपका जो डिजायर्ड जीन है वो ट्रांसफर हो जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिलिबिलिटी बढ़ जाएगी। देन लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, लाइपोसोम एक लिपिड कैरिंग मॉलिक्यूल होता है जिसके आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड होगा एंड अंदर मेम्ब्रेन में पोलर न्यूक्लियोटाइड होगा। तो जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड बायलेयर होती है। तो जब लिपिड बायर हुआ, उनके बीच में फ्यूजन होगा, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपका डिजायर्ड जीन जो है वो सेल में आ जाएगा। तो ये लाइपोसोम से हो गया। डायरेक्ट कैसे ट्रांसफर करेंगे, हम बम्बार्टमेंट करेंगे, या तो माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू या बम्बार्टमेंट करके हम जीन ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है ट्रांसफॉर्मेशन में एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैल्शियम क्लोराइड एज ए सॉल्यूशन यूज करते हैं एंड जो इलेक्ट्रोफोरेशन में हम हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन में हम हीट भी देंगे, क्योंकि हीट से क्या होता है, आपका जो प्रोटीन होता है वो इजिली सॉल्युबल हो जाता है। देन फिर हम उसको एक पर्टिकुलर कल्चर मीडिया के अंदर कल्चर करेंगे, जो आपका डिजायर्ड क्लोन बन गया है, फिर मल्टीपल आप कॉपीज जो है वो फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो हमने डिजायर्ड जीन लिया, इसमें प्लाज्मिड में डाला एंड अब क्या हो गया, जो आपका प्लाज्मिड था, इकोलाई जो था, वो आपका एम्पिसिलिन सेंसिटिव हो गया, क्योंकि हमने सेंसिटिविटी के वहां पे हमने डिजायर्ड जीन लगा दिया। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या तो हम एक प्रोब लगा देते हैं। प्रोब क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल आइसोटोप हम अटैच कर देते हैं अपने DNA में, तो जब भी वो दूसरे कॉम्प्लीमेंट DNA से बाइंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन से, तो भी हमको फ्लोरोसेंट कलर मिलेगा, जिसके हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA है इस सेल में। तो या तो हम प्रोब से लगा सकते हैं, या हम डायरेक्टली जो एक्सप्रेशन है, मान लो रेजिस्टेंस है, हम चाहते हैं कि उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं रहे, तो यदि हम एम्पिसिलिन ड्रग देंगे तो वो जो सेल जो मर जाएंगे उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA है, और जो बच गए उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं है। तो इस तरीके से हम 2 तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एक विद प्रोब और एक विदाउट प्रोब। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो रिकॉम्बिनेंट DNA लगाया उसमें हमने ब्लू फ्लैग लगा दिया, तो इसके अंदर क्या है, पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी है। ठीक है, और जो पिंक है इसके अंदर नॉर्मल है, जिसके अंदर पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की दोनों की रेजिस्टेंस है। अब हम इसको कॉलोनी के अंदर कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करेंगे। अब इसमें क्या है, दोनों सेल्स है जो कि एम्पिसिलिन को भी और टेट्रासाइक्लिन ड्रग डाल दी, देन उसमें हमने सिर्फ टेट्रासाइक्लिन डाली। अब जो रिकॉम्बिनेंट DNA था, जिसमें क्या है, एम्पिसिलिन
नहीं वर्क कर रही, ठीक है। तो जिसके अंदर पिंक वाले, जो ब्लू वाले हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। और इसमें दोनों सर्वाइव करेंगे क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन दी है, एम्पिसिलिन नहीं दी, ठीक है। तो यदि हम एम्पिसिलिन देते तो जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो मर जाता है। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि इसमें हमने पेनिसिलिन ड्रग भी दी है और टेट्रासाइक्लिन भी दी है। उसमें हमने सिर्फ टेट्रासाइक्लिन दी है तो दोनों सेल्स सर्वाइव करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें क्या है, एम्पिसिलिन सेंसिटिव है, मतलब यदि हमने एम्पिसिलिन दी तो वो बैक्टीरिया पे एक्ट करेगी और बैक्टीरिया मर जाएगा। तो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए था तो एम्पिसिलिन के कारण वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले थे वो डिस्ट्रॉय हो गए सेल्स, ठीक है। और उसमें हमने सिर्फ टेट्रासाइक्लिन दी तो दोनों सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जो ब्लू वाले सेल्स थे हम उसकी कॉलोनीज बना के उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जिसके अंदर पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी थी, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल क्लोन जो हमको इंटरेस्ट चाहिए था, इंटरेस्ट ऑफ जीन्स जो था वो हमको इजिली मिल जाएंगे, तो फिर हम इसकी कॉलोनी डेवलप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वर्क करती है, ठीक है। अब प्रोटोकॉल, फर्स्ट हम आइसोलेट करेंगे डिजायर्ड जीन को। तो हम कैसे, जैसे मान लो जो भी हमको जीन चाहिए, आपका एक सेल है तो फर्स्ट हम कैसे आइसोलेट करेंगे कि उसमें डिजेनरेटिव एंजाइम डालेंगे जिसके कारण क्या होगा, सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी। देन फिर हम फिनोल डालेंगे, देन प्रोटीएज डालेंगे एंड राइबोन्यूक्लियस डालेंगे। तो हमारा उससे क्या होगा, सारे बायोमोलिक्यूल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर हम ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जिसके कारण डिजायर्ड जीन था वो सेपरेट हो जाएगा। देन फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कारण उस डिजायर्ड जीन को साइज में कर लेंगे। देन वेक्टर के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही एंजाइमेटिकली उसको सेल्स वॉल को डिस्ट्रॉय करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, लाइसोजाइम एंड द ईडीटीए सॉल्यूशन। तो उसके बायोमोलिक्यूल्स और सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर देन सोडियम लोराइड सार्कोटिनेट सॉल्यूशन में डालेंगे जिसके कारण क्या होगा, आपका वेक्टर अलग आ जाएगा। अब हम उन दोनों को कंबाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइगेज। फिर हम डिजायर्ड होस्ट के अंदर उसको इंजेक्ट कर देंगे। अब फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से सेल्स के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए, फिर हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा जो हमें चाहिए था। अब कुछ केसेस में क्या होता है, क्योंकि जीन का एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि मान लो कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आपका ट्रांसक्रिप्शन कैरी करते हैं। अब यदि उस जीन के अंदर क्या होगा कि वो उस फैक्टर्स को, जैसे कि मान लो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस करनी है हमको, तो उसमें क्या हुआ कि वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हमने जीन धरा तो वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को हमने रोक दिया, तो वो क्या कर रहा है, जीन के फंक्शन को एक्टिवेट कर रहा है। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि इनएक्टिवेट कर देता है पर्टिकुलर प्रोसेस को, मतलब मान लो हमको कोई प्रोटीन नहीं चाहिए तो हम उस केस में क्या कराएंगे, इनएक्टिवेशन कराएंगे जीन का। मतलब कोई ओवर प्रोडक्शन ऑफ द जीन है, जैसे कि मान लो हीमोफीलिया है, तो ओवर हीमोफीलिया में क्या होता है, जीन डिफेक्ट होता है। फैक्टर हीमोफीलिया ए में क्या होता है, फैक्टर 8 डिफेक्ट होता है और फैक्टर 9 डिफेक्ट होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर पेशेंट को देंगे, ठीक है। तो उसमें जीन एक्टिवेशन हो रहा है। अब यदि मान लो पेशेंट को पोर्फायरिया है, पोर्फायरिया के केस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है, तो हमें क्या कराना है, इनएक्टिवेशन कराना है। तो हम ऐसा जीन देंगे जो कि सप्रेस कर देगा आपका हीम का सिंथेसिस, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो जीन से हम दोनों काम करा सकते हैं, एक्टिवेशन भी और इनएक्टिवेशन भी। तो वो क्या करेगा, आपका प्रोमोटर जीन पे को बाइंड कर देगा और इनहिबिटरी रिलीज कर देगा, तो हीम का सिंथेसिस रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम एज अ ट्रीटमेंट में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि ट्रांसक्रिप्शन आपने वो पढ़ लिया ना, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, उसमें कौन कौन से सेंटर्स होते हैं, प्रमोटर, एनहांसर, ठीक है, और कौन से होते हैं, Z, Y, A। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम ग्लूकोज देते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज से है ना, तो उससे डिप्रेस हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जीन के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहे हैं।
तो जैसे हीम का सिंथेसिस बढ़ रहा है तो वो क्या करता है, रिप्रेसर पे जाके बाइंड कर देता है हीम, ताकि हीम का सिंथेसिस रुक जाए। तो ये आपके जेनेटिक लेवल पे हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। तो हम जीन के एक्सप्रेशन को रोक देते हैं यदि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो, ठीक है। तो वो जीन का क्या है, इनएक्टिवेशन। एक्टिवेशन मीन्स हम प्रमोटर को एनहेंस कर रहे हैं ताकि ट्रांसक्रिप्शन बढ़े, ताकि ट्रांसलेशन बढ़े एंड पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज हो, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन में भी हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो उस जीन को एक्टिवेट कर सकते हैं या उस जीन को इनहिबिट कर सकते हैं। यदि हमने इनहिबिटर दे दिया तो वो साइकिल इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। हम डायग्नोसिस में भी यूज करते हैं, हम थेराप्यूटिक भी यूज करते हैं। कोई भी जीन डिफेक्ट है तो उसको मार्क करने के लिए भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरियस बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर्स में के अलावा भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, थेराप्यूटिक, माइक्रोबायोलॉजी, वेरियस फील्ड्स में आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपके रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोकेमिस्ट्री में सिग्नल ऑफ पाथवे, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में, माइक्रोबायोलॉजी में एल्स, पैथोजन आइडेंटिफाई करने में, वैक्सीन डेवलप करने में, फार्माकोलॉजी मीन्स पर्टिकुलर ड्रग्स का क्या इफेक्ट है उसको, फॉरेंसिक में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि आप जीन को भी मैप कर सकते हो थ्रू रेस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि वो पर्टिकुलर साइट पे बाइंड करता है। तो वेरियस रेस्ट्रिक्टिव साइट के करके हम रेस्ट्रिक्शन मैप डेवलप कर सकते हैं। देन पैथोजन मीन्स पैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन, थेरापेटिक मीन्स जीन थेरेपी देके, एंड इन द इवोल्यूशन ऑफ द वेरियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। देन ये आपकी एप्लीकेशन है, इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड हॉर्मोन्स। तो आपका जो इंसुलिन है ये फर्स्ट ड्रग्स है, हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देन हम ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज कर सकते हैं, इंटरफेरेंस, रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 विच इज यूज इन द केस ऑफ हीमोफीलिया। हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, जो हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन होती है वो फर्स्टली आइडेंटिफाइड होती है वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ द रिकॉम्बिनेंट। तो यदि वैक्सीन पूछा जाए तो आप SBSAG वैक्सीन बताएंगे, ठीक है। इट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय वैक्सीन दैट इज आइडेंटिफाइड बाय formed by the recombinant DNA technology is HBsAg vaccine. Then DNA vaccines में भी, जीन थेरेपी में भी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन द इंडस्ट्रियल, जो आपको डिजायर्ड प्लांट चाहिए आप वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, कुछ क्रॉप्स है जो कि इंसेक्ट जो उसको है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हम ऐसा क्रॉप डेवलप करके जो कि इंसेक्ट सेंसिटिव हो, मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, तो ऐसी हम क्रॉप भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियसली जो इंसुलिन फॉर्म हुई थी वो बोवाइन एंड प्रोक्रेन थी, जो कि डेवलप फ्रॉम द काउ एंड द पिग। अब नाउ फिर हम अब शिफ्ट हो गए हैं थ्रू द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी थ्रू विच ह्यूमन वैक्सीन इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम ह्यूमन सेल्स एंड बैक्टीरिया प्लाज्मिड को कंबाइन करते हैं, इंसुलिन जीन, देन इसके कारण हम इंसुलिन सिंथेसाइज कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देन सेम इन केस ऑफ हम वैक्सीन डेवलप करते हैं, इसमें इतना माइन्यूट अमाउंट ऑफ वो रहता है पैथोजन कि वो आपकी सिर्फ इम्यूनिटी, टी सेल्स एंड बी सेल्स को, ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी को एनहेंस करता है, वो हमारी मेन हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता, ताकि उसमें आपकी मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाए, तब कि हम इन्फेक्शन से अफेक्ट हो तो उससे हम वैक्सीन के कारण हम उससे रेजिस्टेंस शो कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे ही आपका एंटीजन आता है तो आपका सेलुलर सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाता है, जो कि ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी हमारी प्रोवाइड करता है। So various
डिजीज के लिए वेरियस ड्रग्स यूज होती हैं, जैसे कि इन्फेंटाइल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में रोटा वायरस के वैक्सीन होती है। ये जो रोटा वायरस एंड हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है ये सिंस चाइल्डहुड दी जाती है, ठीक है। देन हेमरेजिक फीवर, तो डेंगू वायरस हेपेटाइटिस बी के लिए होता है, येलो फीवर के लिए होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के लिए। देन दीज आर द पैरासाइटिक एज वेल एज बैक्टीरियल डिजीज जिसके कारण वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। तो वैक्सीन लेने के बाद चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही रेयर हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसकी अगेंस्ट मेमोरी टी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स डेवलप कर देती है। तो जब जैसे ही एंटीजन आएगा तो हमारी बॉडी रेडी रहती है टू फाइट विद दैट इन्फेक्शन। देन थेराप्यूटिक मीन्स डिजीज को ट्रीट करने के लिए वेरियस वैक्सीन डेवलप है, जैसे डायबिटीज के लिए इंसुलिन है। एम्फाइसीमा जो होता है दैट इज अ टाइप ऑफ सीओपीडी, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक है। तो उसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम पेशेंट को अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एज अ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देन फ्री रेडिकल डैमेज में हम सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जो कि H2O2 को परऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, देन परऑक्सीडेज जो है उसको नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट कर देता है। जीन थेरेपी हम या तो डायरेक्टली इन्फ्यूज कर सकते हैं या सेल बेस्ड करके हम पेशेंट को पर्टिकुलर जीन दे सकते हैं। तो ये हम एज अ जीन थेरेपी में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है, क्योंकि हम वेरियस रिकॉम्बिनेशन ऑफ ये डेवलप कर सकते हैं, म्यूटेशन और जो उसका इफेक्ट है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। देन हम जीन लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं। लिमिटेशन, क्योंकि बहुत ही एग्जॉस्टिंग, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे वर्क करना है तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देन इसमें वेरियस एक्सपेंडिचर भी लगता है, क्योंकि डीएनए लेवल पे टेस्ट करने के लिए मशीन जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टलियर आती है। एंड इजिली यदि हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इट्स इजिली डिटेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन रहती है और इसमें एरर और कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हल्का सा भी कंटेमिनेशन होगा तो आपका रिजल्ट जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही कॉशियसली करने वाला वर्क है। दैट्स ऑल।